आज हम यूनिट 4 चैप्टर 5 फ्रिक्शन घर्षण के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहले हम उसकी जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, इन बेसिक डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इनसे रिलेटेड एग्जांपल्स को इजी वे में सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्या क्या इसकी बेसिक डेफिनेशंस हैं, पहले उनके बारे में हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन में। फर्स्ट, घर्षण बल है। घर्षण बल हमेशा कब अप्लाई होगा? जब दो सतह आपस में स्पर्श होंगी। स्पर्श बिंदु के ऊपर जो बल लगेगा घर्षण बल, वो क्या होता है, उनकी एक तो जिस डायरेक्शन में वो गति करते हैं उसका अवरोध करता है। घर्षण बल हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये बल कार्यरत होता है। तो घर्षण बल की क्या डेफिनेशन होगी? घर्षण बल है जब दो पिंड परस्पर स्पर्श करते हो। हमेशा घर्षण बल तभी अप्लाई होगा जब वो आपस में कैसे हो, स्पर्श करें, कांटेक्ट में आए। तो पिंडों का वह गुण जिसके कारण उनके मध्यस्थ, उनके स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्शी प्रतिरोध बल उत्पन्न होता है। तो ये बल कहां होगा? उनके स्पर्शी तल के ऊपर होगा। जो एक पिंड को दूसरे पर सरकने या फिसलने से रोकता है। ये हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सरकने या फिसलने से रोकता है, मध्यस्थ घर्षण कहलाता है और इस बल को घर्षण बल कहते हैं। अब इसका यूज भी है तो लॉस भी है। यूज इसका ये है कि हम धरातल पर चल पा रहे हैं, वो घर्षण बल के कारण ही चल पा रहे हैं। यदि हम घर्षण बल को हटा दें, यदि हम घर्षण बल कंप्लीट हटा दें तो हम धरातल पर चल ही नहीं सकते, हमारा चलना ही इम्पॉसिबल होगा। ओके, गाड़ियों के जो ब्रेक लगाए जाते हैं वो ब्रेक भी हम घर्षण बल की हेल्प से ही लगा पाते हैं। यदि घर्षण बल नहीं होगा तो गाड़ियों के अंदर कभी भी ब्रेक नहीं लगा सकते, चल ही नहीं सकते हम। तो घर्षण बल का काफी यूज है हमारे दैनिक जीवन के अंदर, और लॉस भी है। इसके कारण जो भी गाड़ियों के पहिए हैं वो जल्दी ही खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं, और भी बहुत से रीजंस है। बट यहाँ हमारे पास में जो टॉपिक्स है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें केवल इनकी जो बेसिक डेफिनेशंस है वो बेसिक डेफिनेशंस के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो घर्षण बल क्या है, इसके डेफिनेशंस ये है। इसके बाद में घर्षण बल के प्रकार। तो घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हमारा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण, अब स्थैतिक घर्षण क्या होगा, कब अप्लाई होगा? तो जब दो रुक्ष पिंड, ओके, घर्षण बल हमेशा कब अप्लाई होगा? जब पिंड कैसे हो, रुक्ष हो, खुरदरे हो। यदि वो पूर्णतः चिकने हो, स्मूथ हो, तो घर्षण बल नहीं होगा, घर्षण बल नहीं होगा। यदि हम फर्श के ऊपर तेल डाल दें तो वो उसके चिकनाहट को बढ़ा देता है और उससे हमारा चल पाना मुश्किल होता है और हम फिसल करके गिर जाते हैं। तो यदि घर्षण बल कब अप्लाई होगा? जब पिंड कैसे हो, रुक्ष हो, खुरदरे हो। जितने ज्यादा रुक्ष, जितने ज्यादा खुरदरे होंगे उतना ही ज्यादा घर्षण बल अप्लाई होगा। जितने ज्यादा चिकने होंगे उतना ही कम घर्षण बल अप्लाई होगा। तो स्थैतिक घर्षण कब होगा? जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हो तथा संतुलन में हो। कैसे हो? संतुलन में हो। तो उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक मतलब स्थिर है। इसका मतलब देखो, घर्षण बल तभी होगा जब दो पिंड आपस में स्पर्श करेंगे। तो यदि वो संतुलन की स्थिति में है
तो उनके बीच जो घर्षण बल लग रहा है वो घर्षण बल कैसा होगा? स्थैतिक घर्षण होगा। सेकंड, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होगा? जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को स्पर्श करते हो तथा एक दूसरे पर से फिसलने वाले ही हो, मतलब फिसले नहीं है लेकिन फिसलने वाले ही हो, ऐसा क्षण जिस क्षण से पहले तो वो स्थैतिक है और उसके अगले ही क्षण वो कैसे हो? गतिक हो, तो उस क्षण पर जो बल होगा उसे बोलेंगे हम सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण से जस्ट कम बल के ऊपर स्थिर होगा, जस्ट ज्यादा के ऊपर गतिक घर्षण होगा। ओके, तो जब दो पिंड आपस में कांटेक्ट में हो और एक दूसरे पर फिसलने वाले ही हो उसे कहेंगे हम सीमांत घर्षण। क्या कहेंगे? सीमांत घर्षण। नेक्स्ट है थर्ड, इसका जो टाइप है गतिक घर्षण। गतिक घर्षण होगा जब एक पिंड दूसरे पिंड पर से फिसल रहा हो तो ऐसी अवस्था में स्पर्श बिंदु पर विपरीत दिशा में जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे गतिक घर्षण कहते हैं। जब दो पिंड एक दूसरे पर फिसल रहे हो तो जिस डायरेक्शन में फिसल रहे हो उसके अपोजिट जो बल अप्लाई होगा उन पिंडों पे उसे बोलते हैं हम घर्षण बल। अब बात करें सबसे ज्यादा घर्षण बल कब होगा, तो सबसे ज्यादा घर्षण बल होता है हमारा स्थैतिक, ये जो सीमांत घर्षण है इसके अंदर। तो ये तो हो गया हमारे पास में फिसलने वाले हो, तो कौन सा होगा? हमारा सीमांत घर्षण होगा। तो उनके स्पर्श बिंदु पर उत्पन्न घर्षण बल का मान महत्तम होता है। मान कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, और इसे क्या बोलेंगे हम? सीमांत घर्षण। क्या बोलते हैं? सीमांत घर्षण। तो सबसे ज्यादा घर्षण बल सीमांत घर्षण में अप्लाई होगा और उस घर्षण बल को क्या बोलेंगे हम? सीमांत घर्षण बोलते हैं। तो घर्षण बल की डेफिनेशंस क्या है वो हमने देखी। घर्षण बल के प्रकार, तीन प्रकार के: स्थैतिक घर्षण जब वो एक दूसरे पर स्थिर अवस्था में है, सीमांत जब फिसलने ही वाले हो, और गतिक जब एक दूसरे पर फिसल रहे हो। तो ये हमारे तीन टाइप के घर्षण बल होंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट जो बेसिक डेफिनेशंस है उन्हें समझेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी घर्षण कोण। घर्षण कोण क्या होगा, इसे समझने के लिए हमने क्या किया? एक समतल लिया, समतल के ऊपर हमने एक पिंड लिया और इस पिंड के ऊपर P सक्रिय बल है, मतलब उस टाइम जो बल, जिस बल से हम इसे राइट हैंड साइड में धकेल रहे हैं वो बल हमारा P है, जिसे सक्रिय बल कह रहे हैं। हम जानते हैं कि घर्षण बल हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो जो बल हम राइट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं तो घर्षण बल हमेशा उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और महत्तम घर्षण बल हमारा क्या है? F है, महत्तम घर्षण बल। ओके, F हमारा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में होगा। कोई पिंड है तो पिंड का भार होगा, भार हमारा नीचे की डायरेक्शन में है, और इस पिंड के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया अप्लाई होगी। अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा इसके लंबवत, तल के लंबवत ऊपर की डायरेक्शन में होगी, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो R है अभिलंब प्रतिक्रिया और महत्तम घर्षण बल है, इन दोनों के बीच का परिणामी, जिसे हम परिणामी प्रतिक्रिया बोलते हैं, कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये S हमारा इस डायरेक्शन के अंदर है, तब इस S और इस R के बीच में जो एंगल है, इस S और इस R के बीच में जो एंगल बनेगा उस एंगल उसे लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस लैम्डा को बोलते हैं हम घर्षण कोण। क्या बोलेंगे? घर्षण कोण। तो घर्षण कोण की क्या होगी डेफिनेशन? हमारी परिणामी प्रतिक्रिया। ओके, परिणामी प्रतिक्रिया कौन? S। ये किस किस के बीच में होता है? महत्तम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया। महत्तम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया का परिणामी बल होता है कौन?
परिणामी प्रतिक्रिया। तो परिणामी प्रतिक्रिया अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ, अभिलंब प्रतिक्रिया के साथ जो कोण बनाता है उसे घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेकंड है हमारा घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, तो जब एक पिंड दूसरे पिंड के परस्पर संपर्क में हो तथा वह सीमांत संतुलन में हो, कैसा हो? सीमांत संतुलन में हो, तो उनके स्पर्श बिंदु पर महत्तम घर्षण बल एवं अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच अचर अनुपात होता है। तो इनके बीच का जो अनुपात होगा इसे बोलेंगे हम घर्षण गुणांक होता है। इस अचर अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। तो जो कांस्टेंट रेशियो है किस किस के बीच में? महत्तम घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के बीच, उसे क्या बोलेंगे हम? घर्षण गुणांक बोलेंगे। और घर्षण गुणांक को म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो म्यू इक्वल्स टू, ये घर्षण गुणांक को रिप्रेजेंट करेगा महत्तम घर्षण बल अपॉन में अभिलंब प्रतिक्रिया। और महत्तम घर्षण बल हम F से रिप्रेजेंट करते हैं और अभिलंब प्रतिक्रिया को R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से F का मान क्या आ जाएगा हमारा? म्यू R। F का मान क्या आ गया हमारा? म्यू R। अब जो इनकी कंडीशंस है कि घर्षण गुणांक का मान मैक्सिमम और मिनिमम, तो घर्षण गुणांक का मान मैक्सिमम 1 होगा और मिनिमम 0 होगा। 0 कब होगा? जब पूर्णतः हमारा चिकना हो, और 1 कब होगा? जब वो पूर्णतः रुक्ष हो। ओके, तो म्यू का मान अधिकतम 1 तथा न्यूनतम 0 होता है, अर्थात चिकने पिंड के लिए म्यू का मान 0 और पूर्ण रुक्ष के लिए म्यू का मान 1 होगा। जो पूर्णतः खुदरा हो उसके लिए तो 1, और चिकना पिंड हो पूर्णतः चिकना, उसके लिए क्या होगा? उसका मान 0 होगा। सेकंड, घर्षण गुणांक और घर्षण कोण के बीच में क्या रिलेशन है? तो घर्षण गुणांक घर्षण कोण के स्पर्श ज्या के बराबर होता है। दैट मीन्स म्यू का मान 10 लैम्डा, और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनके बीच में। इसका हम यूज करेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर, तो उनकी डेरिवेशंस के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट इनमें रिलेशंस है। म्यू बराबर 10 लैम्डा, ये आपको याद होना चाहिए। म्यू क्या है? घर्षण गुणांक, और लैम्डा क्या है? हमारा घर्षण कोण। ओके, नेक्स्ट है घर्षण शंकु। घर्षण शंकु क्या होगा? जब दो रुक्ष पिंड परस्पर संपर्क में हो तथा उनका स्पर्श बिंदु O हो, तो वह शंकु जिसका फर्स्ट है शीर्ष स्पर्श बिंदु O हो, तो यहां हमारे पास में दो समतल है जो स्पर्श हो रहे हैं यहां इस पॉइंट के ऊपर। तो यहां शीर्ष स्पर्श बिंदु O हो, तो ये कहलाता है इसका शंकु का शीर्ष। और शीर्ष और ये जो O पॉइंट जिस पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों एक ही पॉइंट हो, तो शीर्ष हमारा O बिंदु हो। अक्ष O बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब हो, ये कहलाती है शंकु की अक्ष। और ये इस O बिंदु पर उभयनिष्ठ अभिलंब हो, दोनों का अभिलंब भी यही हो, जिसे हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड, अर्ध शीर्ष कोण। इसका जो अर्ध शीर्ष कोण है, ये जो शीर्ष है, ये शीर्ष इसके अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, इसे बोलते हैं हम अर्ध शीर्ष कोण। और अर्ध शीर्ष कोण कितना होना चाहिए? घर्षण कोण लैम्डा। तो O बिंदु पर घर्षण शंकु कहलाता है। तो ये जो शंकु है, ये शंकु O बिंदु पर कैसा कहलाएगा? घर्षण शंकु कहलाता है, यदि ये 3 पॉइंट इसमें फॉलो करता है। नेक्स्ट है घर्षण नियम। तो कभी कभी घर्षण नियम का एक क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसके जो घर्षण नियम है वो घर्षण नियम आपके याद होने चाहिए। ओके, तो क्या क्या इसके घर्षण नियम है वो आपको याद होने चाहिए। तो फर्स्ट नियम है इसका, दो पिंडों के बीच घर्षण बल की दिशा इनके स्पर्श बिंदु पर
स्पर्श बिंदु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। ये हमने स्टार्टिंग में देखा था कि घर्षण बल हमेशा पिंड की गति के अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होता है और यही यहाँ फर्स्ट नियम के अंदर बताया गया है। सेकंड, संतुलन की अवस्था में घर्षण बल का परिमाण केवल इतना होगा जितना कि पिंड को गतिमान होने से रोकने के लिए पर्याप्त है। तो संतुलन की अवस्था में, यदि ये संतुलन की अवस्था में कब होगा, जब घर्षण बल और जो उसके ऊपर क्रियाशील बल है दोनों के मान यदि समान है तो वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो कैसा होगा, वो संतुलन की स्थिति में होगा। यही यहाँ पे बताया गया है कि घर्षण बल का परिमाण और गतिमान होने के लिए रोकने और पिंड को गतिमान होने के लिए रोकने के लिए पर्याप्त बल के बराबर हो, तो ये क्या होगा, हमारा संतुलन की अवस्था में होगा। इसके जो नेक्स्ट नियम है, नेक्स्ट है हमारा नियम थर्ड, सीमांत घर्षण की स्थिति में घर्षण बल का परिमाण और पिंड के अभिलंब प्रतिक्रिया का अनुपात निश्चित होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। ये इसका थर्ड नियम है। फोर्थ नियम, सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाले पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता। सीमांत घर्षण बल स्पर्श करने वाले पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता जब तक कि अभिलंब प्रतिक्रिया में परिवर्तन न हो। इसका फिफ्थ नियम है, जब पिंड की गति प्रारंभ हो जाती है तब घर्षण गुणांक म्यू का परिमाण पिंड की स्थितिक अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है। एंड इसका लास्ट एंड सिक्स नियम है, घर्षण बल पिंड के वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये है हमारे घर्षण बल के नियम। तो ये 6 नियम है, ये 6 नियम आपके याद होने चाहिए। यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो ये 6 नियम आपको ऐसे ही लिखने हैं। ओके, अब हम जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है और क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि W भार, ओके, W क्या है, कोई वेट है कि एक पिंड बोलते हैं हम बॉडी को रुक्ष क्षैतिज समतल, रुक्ष क्षैतिज समतल, रुक्ष होगा हमारा रफ, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल और समतल हमारा प्लेन। ओके, W वेट है किसी पिंड का और जो समतल है वो कैसा है, रुक्ष क्षैतिज है। पर खींचने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल W sin लैम्डा है, जहां लैम्डा क्या है, घर्षण कोण। ओके, लैम्डा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण बोलेंगे हम किसे, फ्रिक्शन को, कोण एंगल हो जाएगा हमारा। तो हमें क्या करना है, हमें एक रुक्ष क्षैतिज है और समतल है। क्षैतिज मतलब प्लेन है, ऐसे नहीं कहीं ढलान कहीं खड्डा टाइप से हो, एक प्लेन है हमारे पास में और कैसा है, रुक्ष है। तो ये हमारे पास में ये कोई रुक्ष, देखो प्लेन दो टाइप के होंगे, एक तो रुक्ष होंगे और एक चिकने होंगे। तो चिकना होगा तो हम जानते हैं चिकने के ऊपर कोई घर्षण बल नहीं होता। तो यहाँ घर्षण बल तभी होगा जब प्लेन कैसा हो, रुक्ष हो, खुरदरा हो। तो एक बॉडी हमने मान ली, यहाँ इस पॉइंट के ऊपर हमने एक बॉडी मानी जिसका वेट हमें दिया हुआ है, कितना वेट इसका W दिया हुआ है। हम जानते हैं कि प्लेन है, वेट हमेशा कहाँ होगा, नीचे की तरफ क्रियाशील होगा। तो इसका जो वेट होगा वो हमारा किधर होगा, नीचे की तरफ क्रियाशील होगा। ओके, अब इस जो बॉडी है, इस बॉडी को हम खींचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्लेन है और हम सीधा लेट के इस प्लेन के ऊपर और फिर इसे ऐसे खींचेंगे। हम क्या करेंगे, इस बॉडी को किसी एंगल से खींचेंगे। हम यहां से यदि कोई फर्श पर कोई वस्तु है तो उसे हम खींचेंगे तो किसी एंगल के
से खींचेंगे, ऐसे तो है नहीं कि सीधे लेटेंगे फर्श के ऊपर और फिर उसको पकड़ के खींचेंगे। तो कहां हमने किसी एक एंगल से इसको क्या किया, खींचना स्टार्ट किया। ओके, और वो एंगल हमने क्या माना, हमने वो एंगल थीटा एंगल मान लिया। ये बॉडी है डब्ल्यू बार की, इसे हमने एक थीटा एंगल पर खींचना स्टार्ट किया और जो हमने बल लगाया, अपन ने खुद ने जो इसको खींचने के लिए बल लगा रहे हैं, वो बल हम P लगा रहे हैं, उसकी डायरेक्शन ये है। तो ये बॉडी की डायरेक्शन किधर होगी, किधर खींचेंगे हम इसे इस साइड खींचेंगे। किधर, इसकी डायरेक्शन इस साइड होगी। तो हम जानते हैं कि घर्षण बल हमेशा जो इसकी गति होती है, मोशन, उसका अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये पिंड हमारा इस डायरेक्शन में गति करेगा, तो इसका घर्षण बल किधर लगेगा, इस साइड में लगेगा। ओके, घर्षण बल इस साइड में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में होगा। जो भी पिंड है उस पिंड का वेट नीचे की ओर और उसके ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया भी क्रियाशील होती है। ओके, अभिलंब प्रतिक्रिया कहां होगी, इस W के पैरेलल, और जो प्लेन है ना, प्लेन से 90 के एंगल पर होती है। क्या याद रखना है हमें, अभिलंब प्रतिक्रिया। ओके, तो ये कहां होगी, इस पॉइंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी और इसे हम R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये किस एंगल पर होती है, ये होता है हमारा 90 के एंगल पे। किस एंगल पे होगी ये, 90 के एंगल पे। W इस पिंड का भार नीचे की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया इसके जस्ट ऊपर की ओर। जो फोर्स हम खींचने के लिए लगा रहे हैं वो P है, वो इससे थीटा एंगल के ऊपर है। तो ये इस को यदि हम O बोले, ये हम यदि X मान लें और इसको हम R भी बोल दें और आगे बढ़ा के इसे हम Y X भी बोल दें, तो ये यदि थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितना एंगल होगा ये, 90 माइनस थीटा। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा। W इसका नीचे की तरफ भार, अभिलंब प्रतिक्रिया R ऊपर की तरफ, P हमने इसको खींचने के लिए एक फोर्स लगा रहे हैं। और ये जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल याद रखना, घर्षण गुणांक इनटू अभिलंब प्रतिक्रिया। ओके, घर्षण गुणांक हम म्यू लेते हैं और यहाँ अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है, R है। तो घर्षण बल क्या होगा, यहां से म्यू R। ओके, घर्षण बल जब भी हमें निकालना हो तो घर्षण बल क्या होगा, घर्षण गुणांक को अभिलंब प्रतिक्रिया से मल्टीपल कर दो, जो मान आएगा वो क्या होगा, हमारा घर्षण बल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये पिंड है, W इसका वेट है, अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की साइड, P फोर्स से हमने इसको खींचा, थीटा एंगल से है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। इसकी डायरेक्शन इधर होगी, हम खींचेंगे तो इसको संतुलन की स्थिति में बनाने के लिए घर्षण बल इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ये हमारे पास में फोर्स आ गए। अब ये जो P है ना, ये P, इस P को आपको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित करना पड़ेगा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हम जानते, हमने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा है कि कोई फोर्स है उसे किसी दिशा में वियोजित करने के लिए जिससे वो एंगल बना रहा है उसके आगे बस कोस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, कोस लगा देते हैं। तो इस डायरेक्शन में इसका मान क्या होगा, P कोस, इसके साथ ही कितना एंगल, थीटा, तो P कोस थीटा हो जाएगा। और जैसे लंबवत देखें तो कितना एंगल है हमारा, ये कोस 90 माइनस थीटा होगा और कोस 90 माइनस थीटा का मान हम जानते हैं साइन थीटा होता है। तो इस डायरेक्शन में इसका मान होगा P साइन थीटा। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास में P कोस थीटा, केवल एंगल के साथ में कोस लगाना है और जिसको लेना है वो मल्टीपल में आ जाएगा। यहां भी हमारे पास ये आ गया। ओके, तो इसके ऊपर इतने फोर्स यहां क्रियाशील हैं इस केस के अंदर, P कोस थीटा, P साइन थीटा, R
W म्यू आर। ओके, अब हम इन्हें, ये क्या है, पिंड संतुलन की स्थिति में है। कैसा है? संतुलन की स्थिति में है। तो इसके संतुलन की स्थिति में ये जो फोर्स इसके ऊपर क्रियाशील है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रखे होंगे, तभी तो ये संतुलन की स्थिति में होगा। इसका मतलब जितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उतना ही इसके नीचे होगा, जितना इसके लेफ्ट में लग रहा है उतना ही इसके राइट में होगा। तो इसे बोलते हैं हम सीमांत संतुलन की स्थिति। और इस कंडीशन के अंदर इसके ऊपर जो फोर्स होते हैं वो फोर्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ ये जो सीमांत संतुलन की स्थिति है, इस स्थिति के ऊपर इसके जो फोर्स है वो फोर्स क्या कंडीशंस लेकर के आएंगे? देखो, इस डायरेक्शन के अंदर हम पहले क्षैतिज दिशा के अंदर देखें तो क्षैतिज दिशा के अंदर इस पर क्या फोर्स है? P cos थीटा। ओके, क्षैतिज के अंदर ये फोर्स है और इधर क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये बनेगा हमारे पास में म्यू आर। ये P cos थीटा किसके इक्वल आ गया? म्यू आर। और कहीं भी हमारे पास में क्षैतिज में कोई फोर्स नहीं है, तो एक इक्वेशन बनी हमारी ये। तो ये तो हो गया इसका क्षैतिज दिशा में वियोजित। अब हम ऊर्ध्वाधर दिशा में लें तो ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारे पास कितने फोर्स है? 3 फोर्स है, W R P sin थीटा। अब इन्हें भी हम यदि वियोजित करें तो W नीचे की तरफ है और ये दो ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों तो एक साइड में फोर्स लगा रहे हैं तो जुड़ जाएंगे और W हमारा अलग रहेगा। तो सेकंड बना हमारा P sin थीटा प्लस R इक्वल्स टू W। इसे दे दें हम इक्वेशन सेकंड। ये हमारे पास में फोर्स है, एक दूसरे से बैलेंस है, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। हमें क्या करना है? हमें न्यूनतम बल निकालना है। ओके, मिनिमम इसका जो फोर्स है वो क्या होगा हमारे पास में, तो वो निकालने के लिए हमने क्या किया? इस समीकरण 1 से हम इस r को कैंसिल कर सकते हैं। देखो, इसमें कहीं पर भी r नहीं आ रहा, तो हमें इस r को हटाना होगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम r का मान क्या लिख सकते हैं? इसका मान लिख सकते हैं P cos थीटा अपॉन में म्यू। P cos थीटा अपॉन में म्यू। और इस r का मान हम यदि समीकरण सेकंड में रख दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास वैल्यू आएगी P sin थीटा प्लस ये जो r है, r का मान P cos थीटा अपॉन में म्यू इक्वल्स टू W। अब यहां हम इसे सोल्व करें, हमें क्या करना है? न्यूनतम बल। इसका मतलब हमें ये P है, इस P का मिनिमम मान चाहिए हमें। तो हमने क्या किया? यहां से हमने P का मान निकाला, तो P हमने कॉमन लिया। क्या बचा हमारे पास में? हमारे पास में वैल्यू बची sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन में म्यू इक्वल्स टू W। ओके, हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ ध्यान रखना एक चीज कि ये जो घर्षण गुणांक होता है म्यू, इसका मान tan लैम्डा भी होता है। याद रखना है ये कि म्यू का मान tan लैम्डा होता है। ओके, जोन होता है ये। अब कैसे होता है हम डिटेल से कर नहीं रहे, हम ओनली वो क्वेश्चन से इंक्लूड कर रहे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं। यदि हम सिस्टमैटिक तरीके से चलते तो हम बताते हैं कि इसका मान कैसे आया है। तो यहाँ हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर के आए। तो यहाँ ये म्यू का मान क्या होगा? हमारा tan लैम्डा होगा। और ये लैम्डा क्या है? ये हमें क्लियरली दिया हुआ है, क्या है? घर्षण कोण। और होता भी है घर्षण कोण, नहीं भी दिया होता तो भी हम लैम्डा को घर्षण कोण, म्यू को हम घर्षण गुणांक लेते हैं। तो यहां से हम इस म्यू का मान क्या रख देंगे? tan लैम्डा रख देंगे। तो P इंटू ये बनेगा sin थीटा प्लस cos थीटा और tan लैम्डा का म्यू का मान है हमारे पास में tan लैम्डा इक्वल्स टू W। यहां लिख देंगे हम क्या कि ये जो म्यू है इसका मान क्या होता है? tan लैम्डा होता है। अब यहां जैसे हम इसकी tan की प्रॉपर्टी यूज करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू बनेगी? हमारे पास वैल्यू बनेगी sin थीटा प्लस cos थीटा। ये tan लैम्डा बनेगा हमारा sin लैम्डा इंटू cos लैम्डा
और ये हमारे पास में W। साइन लैम्डा हम एलसीएम ले तो इधर चला जाएगा हमारे पास में, और यहां से P का मान क्या बनेगा, P का मान देखो, जो हमने क्या किया, एलसीएम भी लिया और साथ में इधर भी भेज दिया, तो ये साइन लैम्डा इसके साथ गया, तो W साइन लैम्डा अपॉन में क्या बचेगा, साइन लैम्डा साइन थीटा, साइन लैम्डा साइन थीटा, यहां से कोस थीटा कोस लैम्डा प्लस कोस थीटा कोस लैम्डा। अब ये फॉर्मूला क्या बना हमारा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में P का मान W साइन लैम्डा अपॉन में कोस कोस थीटा माइनस लैम्डा। ओके, लिख सकते हैं इसे हम, इसका एक्सपेंशन करेंगे, यही वैल्यू आएगी हमारे पास में। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि P का मान मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम के लिए अब देखो, यदि हम यहाँ कोई एक रैंडमली संख्या लें, यहाँ हमने 5 लिया, यहाँ भी हमने 5 लिया, यहाँ तो हम 1 से डिवाइड करें, यहाँ हम 2 से डिवाइड करें। ओके, तो कम वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी, इसका मान 5 है, इसका 2.5 है। ऐसे यदि हम यहाँ 5/3 करें, तो ऐसे हम 5/25 करें, तो सबसे कम किसका आएगा, जिसका ऊपर तो सेम है सभी में, नीचे जिसका मान सबसे ज्यादा है उसका मान सबसे कम होगा। तो यहाँ यदि हम इस कोस का मान, इसका मिनिमम कब होगा, जब कोस का मान मैक्सिमम हो जाए। नीचे वाला यदि मैक्सिमम है तो उस कंडीशन में मिनिमम होगा। और हम जानते हैं कि जो कोस थीटा होता है वो -1 और 1 के बीच होता है, तो इसका मान सबसे बड़ा मान कब होगा, 1 होगा। और 1 कब होता है, कोस का मान कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री या 2π डिग्री। अब यहाँ ये जो थीटा है, ये थीटा अब 2π तो होगा नहीं, क्योंकि ये एक अल्फ है, एक पूरा सर्किल आता है, उसके बाद में फिर हम राउंड करते, तब तो हम चलो कोशिश भी करते कि 2π हो सकता है, बट यहाँ तो ये एंगल है, एक फर्स्ट सर्किल के अंदर ही है, तो यहाँ थीटा का मान ये क्या मेजर करेगा, 0 डिग्री करेगा। तो यहाँ इसका मान मैक्सिमम होना चाहिए, तो P मिनिमम हमारा कब बनेगा, P मिनिमम हमारा, तो ये जो P मिनिमम तब होगा जब कोस थीटा माइनस लैम्डा हमारा मैक्सिमम हो। ओके, ये मैक्सिमम होगा तो ये हमारा मिनिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कब होगा, जब कोस थीटा माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 1, इंप्लाइज करके जैसे 1 कब होता है, कोस थीटा माइनस लैम्डा का मान कोस 0 डिग्री पे, कोस से कोस कैंसिल करेंगे तो थीटा का मान क्या आ गया हमारा, लैम्डा आ गया। ओके, थीटा का मान क्या आ गया, लैम्डा, इंप्लाइज करके हमें मान किसका चाहिए, P मिनिमम। P मिनिमम यहाँ तो हमने इसका मान रख दिया ना 1, ऊपर इस लैम्डा का मान हमें क्या लिखना है, बस लैम्डा का मान हमें थीटा लिखना है, तो P मिनिमम आएगा हमारा W साइन थीटा। ओके, ये जो P मिनिमम है ये है हमारा W साइन लैम्डा दे रखा है इसके अंदर, तो कोई नहीं, हमारे पास में थीटा लैम्डा है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं P मिनिमम इक्वल टू W साइन लैम्डा। दोनों इक्वल है तो हम जो प्रूफ में दे रखा है वो लिख लेंगे। यहाँ लैम्डा है तो हमने लैम्डा लिख दिया यहाँ पे, तो ये आ गए हमारे पास में P मिनिमम का मान। ओके, यदि मैक्सिमम का मान पूछता तो कोस थीटा का मान हम मिनिमम लेते, और मिनिमम के ऊपर इसका मिनिमम क्या है, -1 पे एंगल क्या होता, पाई, और पाई से हम इसके केसेस बनाते। ओके, तो मिनिमम मैक्सिमम नहीं पूछेगा, मिनिमम ही पूछेगा, जैसे क्वेश्चन से इन बुक्स में है उसी के अकॉर्डिंग पूछता है, एज इट इज ही पूछता है। तो ये था हमारा शेखावाटी यूनिवर्सिटी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी 19 में पूछा गया है। क्वेश्चन है, एक सीढ़ी का गुरुत्व केंद्र इसे 2 भागों A और B में बांटता है। ओके, इसका जो
गुरुत्व केंद्र है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो CD है उसे 2 पार्ट्स A और B में बांटता है। इसका मतलब इसकी जो लेंथ है उस लेंथ को A और B लेंथ में डिवाइड कर रहा है। कौन? इसका गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। CD का एक सिरा रुक्ष क्षैतिज फर्श पर तथा दूसरा रुक्ष ऊर्ध्वाधर दीवार पर। ओके, कोई CD है किसी दीवार के ऊपर, हमने उसे किसी एंगल द्वारा रख दिया तो उसका ऊपर वाला सिरा दीवार पर है, नीचे वाला सिरा एक फर्श के ऊपर है। यदि फर्श तथा दीवार के घर्षण गुणांक, ओके, यहाँ हमें अलग अलग दे दिया, 2 है तो हमें देना, उसे देना पड़ा, नहीं तो म्यू मानते हैं हम। तो फर्श का तो दे रखा है म्यू और दीवार का दे दिया उसने म्यू डैश, अलग अलग है तो अलग अलग उसने बता दिया। तो प्रदर्शित कीजिए कि सीमांत संतुलन में CD का फर्श से झुकाव ये होगा। इसका मतलब सीधा सा वो जिस कोण पर वो CD दीवार के ऊपर टिकी हुई है वो कोण क्या है, उस कोण का मान हमसे ये प्रूफ करवा रहा है। ओके, तो हमने क्या किया, हमने एक CD किसी दीवार के ऊपर ड्रॉ की और फिर हम देखते हैं कि इसके क्या क्या केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये तो हमने एक दीवार ड्रॉ की, ये हमने एक फर्श ड्रॉ किया, ओके, ये हमने एक दीवार ड्रॉ की, ये हमने एक फर्श ड्रॉ कर दिया। तो ये है हमारी दीवार, ये हमारा फर्श, और ये ओ जिस पॉइंट के ऊपर फर्श और दीवार एक है वो आ गया, ये हमारा एंगल 90 का होगा। अब हमने क्या किया, एक CD इस दीवार के ऊपर लगा दी। तो ये हमने एक CD ली और इसे इस दीवार के ऊपर हमने रख दी। ओके, तो ये CD है, ये मान लिया हमने कि किस एंगल के ऊपर है, ये थीटा एंगल के ऊपर है। ये हमने इसका A सिरा लिया CD का और ये सिरा हमने लिया B सिरा। ओके, तो ये हमारे पास में CD आ गई। अब हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें इसका घर्षण गुणांक दिया हुआ है, इसका फर्श का तो हमें म्यू दिया हुआ है, इसका हमें म्यू डैश दिया हुआ है। हम जानते हैं कि इसका जो एक तो जिस भी पॉइंट के ऊपर होगी प्लेन है, प्लेन की अभिलंब प्रतिक्रिया होगी नॉर्मल रिएक्शन, तो इस A के ऊपर भी उसका नॉर्मल रिएक्शन होगा अभिलंब प्रतिक्रिया, और इस B के ऊपर भी होगी। तो यहाँ और ये हमने क्लियरली कर लिया था कि अभिलंब प्रतिक्रिया हमेशा, नाम ही है अभिलंब, इसका मतलब इस प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर होगी। तो इसके परपेंडिकुलर कहाँ होगी, वो ऊपर की तरफ होगी, जो कि इससे 90 के एंगल पे होगी। हमने मान लिया कि यहाँ A पॉइंट पर इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया R है, ऐसे B के ऊपर भी अभिलंब प्रतिक्रिया होगी, तो B के ऊपर अभिलंब प्रतिक्रिया हमारी S मान ली हमने। क्या मान ली हमने? S। ओके, ये हमने R मानी, ये हमने S मान ली। अब हमारे पास में अभिलंब प्रतिक्रिया आ गई, हमारे पास में घर्षण गुणांक आ गए, तो घर्षण बल भी हमारे पास होगा। अब बात करें घर्षण बल की डायरेक्शन क्या होगी, तो इन जनरल हम नॉर्मल देखें कि कोई सीढ़ी किसी दीवार के ऊपर लगी हुई है तो वो गिरेगी कैसे। अब ऐसे तो है नहीं कि ये सिरा ऊपर चला जाए, कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दीवार के ऊपर सीढ़ी है वो ऐसे ही चले जाए। हमेशा जब भी गिरेगी वो क्या करेगी, दीवार से फिसलना स्टार्ट करेगी, और वो दीवार से जो सिरा है उसका वो सिरा नीचे की तरफ आएगा। इसका मतलब ये गति किधर होगी, हमारी नीचे की तरफ। तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इसके ऊपर की तरफ। और घर्षण गुणांक क्या दिया हुआ है हमें, म्यू डैश, तो म्यू डैश और अभिलंब प्रतिक्रिया क्या है इसकी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास में इसका घर्षण गुणांक। अब ऐसे ही ये सिरा हमारा नीचे आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि ये भी इधर आएगा, ऐसे तो सीढ़ी टूटेगी। तो ये सिरा नीचे आएगा, तो ये सिरा किधर जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। इसका मतलब गति हमारी इस साइड होगी, इस सिरे की, तो इसका घर्षण बल किधर होगा, हमारा अंदर की तरफ होगा। इसका घर्षण गुणांक म्यू है और इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया आर है। ओके,
तो ये आ गए हमारे पास में, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया आ गई, घर्षण गुणांक आ गए हमारे पास में। अब यहां हम तो हमारे पास में क्या क्या वैल्यूज आ गई, एक तो आया हमारे पास में म्यू आर क्षैतिज में, इधर एस हमारा क्षैतिज में, ऊर्ध्वाधर में हमारे पास में आर है, यहाँ म्यू डैश एस है, और ये भी कह रहा है कि ये जो सीडी है इसका गुरुत्व केंद्र भी हमें दिया हुआ है। गुरुत्व केंद्र वो पॉइंट होता है जिसके ऊपर उस पूरी सीडी का हम मास मान सकते हैं, उसके ऊपर हम उस पूरी सीडी का मास मान सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे एक सीडी ली, इसका मास हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, और मास जो भी भार है उसका, वो भार कहाँ होगा, नीचे की ओर होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो भार है W, ये हमारा नीचे की तरफ है, और इसको दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने पार्ट ए बोल दिया और इस पार्ट को हमने बी बोल दिया। ओके, यहां तक क्लियर है। एक सीडी है, दीवार के ऊपर लगी हुई है, दीवार पर ए सिरा, फर्श पर ए सिरा, दीवार पर बी सिरा है। फर्श के अभिलंब प्रतिक्रिया ये, दीवार के अभिलंब प्रतिक्रिया ये, फर्श पर घर्षण गुणांक ये, दीवार पर घर्षण गुणांक ये, सीडी का भार नीचे की ओर दो भागों में डिवाइड कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं कि जब ये सीडी हमारी सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तब इस पर जो फोर्स लगे हुए हैं वो कैसे होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ हम क्षैतिज की बात करें तो क्षैतिज में हमारे पास केवल दो ही फोर्स है, एक तो एस है और एक हमारा म्यू आर है, और कहीं भी हमारे पास में क्षैतिज वो फोर्स नहीं है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी एस का मान वो क्या होगा, हमारा म्यू आर के इक्वल होगा। इसे दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो ये जो एस है, ये एस किसके इक्वल आ गया, म्यू आर के इक्वल आ गया। अब हम अभिलंब की बात करें, नॉर्मल में हमारे पास में कितने फोर्स है, आर है, म्यू डैश एस है, और ये डब्ल्यू है। ओके, आर, म्यू डैश एस और ये डब्ल्यू। अब देखो आर की और म्यू डैश एस की तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और डब्ल्यू की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो ये दोनों तो हमारे एक तरफ होंगे और ये हमारा राइट हैंड साइड में हो जाएगा। तो हमने यहां ले लिया W इक्वल्स टू आर प्लस म्यू डैश एस। ओके, ये हमने इस W का मान लिया, W में और इनके जो अभिलंब वाली जो फोर्सेस है उनमें हमने ये रिलेशन ले लिया। तो ये हमारे पास में दो रिलेशन आए। अब इन दो रिलेशन से हमने क्या किया, हमारे पास में दो अभिलंब प्रतिक्रिया आ गई। लास्ट एग्जांपल में केवल एक थी तो हमने एक इक्वेशन से सॉल्व कर लिया था। यहाँ दो है तो एक बार हमें S को हटाना पड़ेगा, फिर हमें R को हटाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, समीकरण एक से हमने जो S है, S का मान म्यू आर यहाँ पे रख दिया। तो हमारे पास क्या वैल्यू बनी, W इक्वल्स टू आर प्लस ये हमारा म्यू डैश, इस S का मान हमने क्या रखा, म्यू आर, क्या रख दिया हमने, म्यू आर। तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई W इक्वल्स टू ये R प्लस ये म्यू डैश एज इट इज, S का मान हमारा म्यू आर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन आया। अब हमें एंगल इसने पूछा है, एंगल का मान ये, तो एंगल का मान निकालने के लिए हमने क्या किया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। अब हमें इस R को भी कैंसिल आउट करना होगा। तो R को कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस B के सापेक्ष आघूर्ण लेना होगा। क्या लेना होगा हमें, B के सापेक्ष आघूर्ण, B के सापेक्ष आघूर्ण। ओके, तो इस B के सापेक्ष जो हम आघूर्ण लेंगे, तो यहां से मोमेंटम, तो ये जो B के सापेक्ष हम आघूर्ण लेते हैं, इसको सिंपल सा हमें जितने भी फोर्स है उन फोर्स से इनकी बीच की दूरी चाहिए, किससे, इस B सिरे से। तो वो कैसे आएगी,
यहाँ यदि हम इस केस में बात करेंगे तो थोड़ा डाउटफुल रहता है, मिस्टेक्स होने की संभावना होती है, हो जाएगा, बट इसको उस पैटर्न पे हम सीखेंगे ताकि हमारे मिस्टेक्स जीरो हो और हम अच्छे से इस क्वेश्चंस का आघूर्ण निकाल सके। तो हमने क्या किया, ये जो जितने भी फोर्स है इन फोर्स को हमने बी तक पहुंचाने की कोशिश की। कैसे, ये W है, इस W को हम ऊपर तक ले जा सकते हैं, यहां तक आया। R है, R को भी हम ऊपर तक ले जा सकते हैं और इसको हम इधर बढ़ा दें। ओके, कर सकते हैं ऐसा हम। और कौन कौन से फोर्स है, R है, R भी B से सीधी डिस्टेंस पे आया, W भी आ गया हमारे पास में, और हमारे पास में ये म्यू आर है। म्यू आर देखो पहले से ही पहुंचा हुआ है, म्यू आर इस पॉइंट के ऊपर है। ओके, म्यू आर हमारा इस पॉइंट के ऊपर है। अब म्यू डैश एस भी इस बी के ऊपर पहुंचा हुआ है, एस भी हमारा इस बी पर पहुंचा हुआ है। तो इसके जितने भी फोर्स हमें दिख रहे थे वो सारे के सारे हमने इस बी पॉइंट से सी में हमने पहुंचा दिया। अब हमें चाहिए क्या, इनकी डिस्टेंस चाहिए। तो यहाँ देखो ये जो W है, ये W की डिस्टेंस इस B से कितनी है, यहां से यहां तक की। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसे मिला दिया, इस ट्रायंगल को हमने मिला दिया। ध्यान से समझना, आघूर्ण निकालना। हमने इसको मिला दिया, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, संगत कोण करेस्पॉन्डेंस एंगल। तो ये थीटा, ये हमारा थीटा हुआ। अब हमें मान किसका चाहिए, इसका मान चाहिए। तो ये मान और ये मान तो इक्वल होंगे। ये हमारा थीटा, ये 90 का, तो ये बेस है। हम जानते हैं बेस किसके साथ होता है, कोस के साथ। तो b कोस थीटा, ये b है, एंगल है, कोस के साथ आ जाएगा b कोस थीटा। तो हमारे पास इस W का तो आ गया कि W है वो b से किस डिस्टेंस पर है, b कोस थीटा डिस्टेंस पर है। S किस डिस्टेंस पे है, S तो खुद इस B से निकल रही, तो मिनिमम दूरी लेते हैं हम, या लंबा दूरी हमारे पास में। तो S की B से न्यूनतम दूरी कितनी होगी, 0, क्योंकि ये तो खुद B के ऊपर है, B से आ रहा है। म्यू डैश S का भी B से आ रहा है तो इसका भी 0 होगा। म्यू आर, अब म्यू आर B पर कभी नहीं जा सकता क्योंकि इसकी डायरेक्शन ये है, तो ये इसी डायरेक्शन में होगा नीचे, तो B पर कभी नहीं जाएगा। तो इसकी बीच की जो लंबवत दूरी होगी हम यहां से यहां तक की लेंगे, और यहां से यहां तक की देखो ये कर्ण है a प्लस b, ये थीटा है और ये आधार है और ये हमारा लंब है। तो लंब के साथ क्या आता है, हमारा साइन आता है। तो ये बना हमारा a प्लस b और ये क्या आ गया हमारा साइन थीटा। ओके, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आ गई, a प्लस b साइन थीटा। अब ये जो r है, r इस पॉइंट के ऊपर आएगा, तो इससे और इसके बीच की हम दूरी लेंगे, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वली तो है। तो हमारे पास में ये a प्लस b कर्ण, ये कोण, ये बेस है। हम जानते हैं बेस के साथ क्या आता है, हमारा कोस आता है। तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो होगी a प्लस b कोस थीटा। ओके, तो हमारे पास इस पर क्या क्या फोर्स है, r है, r की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, w है, w की डिस्टेंस आ गई हमारे पास। उसके बाद में हमारे पास में म्यू आर है, म्यू आर की डिस्टेंस आ गई हमारे पास, s है, s की डिस्टेंस 0, इसकी डिस्टेंस 0, तो सभी की डिस्टेंस आ गई। तो अब हम b के सापेक्ष आघूर्ण ले रहे हैं, मोमेंटम। तो हमने क्या किया, हमने जो जो फोर्स है वो फोर्स हमने b से इसकी जो दूरी है उससे मल्टीपल करेंगे। साथ में एक रूल और ध्यान में रखेंगे कि जो फोर्स इस CD को अंदर लगे हुए हैं, जो फोर्स इस CD के अंदर लगे हुए हैं उन्हें हमें एक साइन में लेना है, प्लस में ले लेंगे, और जो CD के ऊपर या बाहर की तरफ लगे हुए हैं उन्हें हमें दूसरे साइन के साथ लेना है, यहां हम माइनस में ले लेंगे। तो B के सापेक्ष जो हम आघूर्ण की बात कर रहे हैं, तो आघूर्ण में देखो जिसका मान 0 है डिस्टेंस, उसको हम नहीं लेंगे क्योंकि 0 आएगा।
तो s और म्यू डैश s को तो हम नहीं ले रहे क्योंकि इनके बीच की दूरी 0 है, बाकी बचे हुए जो फोर्स है उनकी हम ले रहे हैं। तो एक तो हमारा W, अब ये देखो W नीचे की तरफ है, मतलब CD और इस दीवार फर्श के अंदर लगा हुआ है, तो पॉजिटिव लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में W, और W की क्या डिस्टेंस है B के साथ, W की डिस्टेंस है B के साथ हमारी ये डिस्टेंस और B cos थीटा, तो W into B cos थीटा। ओके, W का काम फिनिश। अब ये म्यू आर भी अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है इस ट्राइंगल के, तो म्यू आर भी हमारा पॉजिटिव होगा, तो प्लस म्यू आर, और म्यू आर की डिस्टेंस कितनी है, ये यहां आया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a प्लस बी साइन थीटा, a प्लस बी साइन थीटा। और क्या फोर्स है इसके ऊपर, 5 फोर्स है, 2 फोर्स हमने नेगलेक्ट कर दिए, 0 है, W का हमने ले लिया, म्यू आर का हमने ले लिया, R बचा, R यहां तक आएगा, यहां से यहां तक की दूरी ये होगी, और साथ में ये भी देखो कि R किधर है, CD के ऊपर की तरफ, मतलब इस ट्रायंगल के बाहर है, तो ये आएगा हमारा नेगेटिव साइन के साथ। तो यहां हमने लिया माइनस का R इंटू a प्लस बी कोस थीटा, a प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू हमारे पास में क्या वैल्यू आ गई, 0। ओके, ये संतुलन की स्थिति में है, तो ये सारे मोमेंटम भी इसको बैलेंस बना के रखेंगे। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू है वो वैल्यू बनी W B cos थीटा इक्वल्स टू, यहां हम R कॉमन ले लें, या एक काम करो इस R को उधर ले जाओ, प्लस म्यू R A प्लस B साइन थीटा इक्वल्स टू R इंटू A प्लस B कोस थीटा। ओके, हमने क्या किया, इसको माइनस वाले को उस साइड लेकर के चले गए, तो ये हमारे पास में एक वैल्यू आई। अब हमने यहां से R का मान निकाला, तो यहां से R का मान क्या होगा, R कॉमन आएंगे, तो W अपॉन में 1 प्लस म्यू डैश। ओके, W अपॉन में 1 प्लस म्यू डैश, हमारे पास में R का मान आ गया। इस R का मान हम यहाँ पुट अप कर दें, तो इसे हम यदि इक्वेशन थर्ड की माने और इसे हम 4 लें, तो हम इक्वेशन थर्ड का मान, मतलब इक्वेशन थर्ड से जो R का मान है वो हम इक्वेशन 4 में पुट अप करें, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी WB cos थीटा प्लस ये म्यू R का मान रख दो, देखो R भी हमने हटा दिया, S हमने पहले ही हटा दिया था, तो ये बना हमारा W 1 प्लस म्यू डैश A प्लस B साइन थीटा, A प्लस B साइन थीटा इक्वल्स टू R का मान W 1 प्लस म्यू डैश A प्लस B कोस थीटा। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू है। अब यहां से हम देखें तो हमारे पास जो कंडीशन है W से W हमारा कैंसिल हो गया, और अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो कंडीशन हमारी कोस थीटा को हम एक तरफ कर रहे हैं, साइन थीटा को हम एक तरफ कर रहे हैं, ताकि टेन थीटा में हमें जो प्रूव कर रहे हैं वो हम लेकर के आ सकें। तो W तो कैंसिल हो गया, यहां बचा B cos थीटा, इस साइन को हम उधर भेज रहे हैं, इसको हम इधर लेकर के आ रहे हैं, तो माइनस का W तो कैंसिल हो गया, A प्लस B अपॉन में 1 प्लस म्यू डैश cos थीटा इक्वल्स टू, ये हमारा उस साइड जाएगा तो माइनस में होगा, W कैंसिल हो गया, तो म्यू अपॉन में 1 प्लस म्यू डैश A प्लस B साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आई। अब हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास जो कंडीशंस आएंगी वो कंडीशंस बनेंगी हमारी, यहां से हम cos थीटा कॉमन ले लें, cos थीटा कॉमन ले लें और एलसीएम लें, तो यहां से हमारे पास वैल्यू बनेगी B किससे मल्टीपल होगा इससे, तो B प्लस B म्यू डैश, या इसे आप लिख दो
b इंटू 1 प्लस म्यू म्यू डैश माइनस a प्लस b अपॉन में 1 प्लस म्यू म्यू डैश कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस का म्यू 1 प्लस म्यू म्यू डैश ये बनेगा हमारे पास में a प्लस बी साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास में कंडीशन आ गई। अब यहां से हम इसका tan में कन्वर्ट करें तो cos का हमने डिवाइड इधर कर दिया, बाकी का हमने इधर कर दिया, तो हमारे पास में tan थीटा आया। tan थीटा ये cos इधर जाएगा, ये इधर आएंगे, तो ये वैल्यू है हमारे पास में। देखो b से b कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये माइनस में है तो ये भी हमारा माइनस में आएगा, तो b से तो b कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा b म्यू म्यू डैश b म्यू म्यू डैश और माइनस का a अपॉन में 1 प्लस म्यू म्यू डैश, ये तो यहाँ बचा, इसका हम डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा हमारा ऊपर 1 प्लस म्यू म्यू डैश अपॉन में ये हमारा माइनस का म्यू। ओके, ये हमारे पास में वैल्यू आई। अब हमें यहाँ जो जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, और देखो ये a प्लस बी भी है इसके साथ, ये a प्लस बी भी इसके साथ चला जाएगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या वैल्यू आई, यहाँ माइनस है तो हमने इसको माइनस से मल्टीपल कर दिया, तो ये बना हमारा a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन में, ये हमने माइनस को हटा दिया, तो म्यू इंटू a प्लस बी, ये किसका मान आया हमारा tan थीटा का, हमें थीटा का मान चाहिए था, तो tan इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश अपॉन में म्यू इंटू a प्लस बी, तो ये आ गया हमारे पास में थीटा का मान जो कि हमसे पूछा गया था, तो ये है tan इनवर्स a माइनस बी म्यू म्यू डैश म्यू इंटू a प्लस बी। तो ये हमारा जो हमसे प्रूव करवा रहा था, यही प्रूव करवा रहा था कि जो थीटा है, जिस थीटा के ऊपर CD संतुलन की स्थिति में है, वो थीटा हमारा ये होना चाहिए था। इसको हमने इजीली वेरीफाई कर लिया।